हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बंसल जीके क्लासेस। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान आर्ट कल्चर एंड हिस्ट्री के लेक्चर देने की कोशिश कर रहा हूं। और इसमें मैंने एक वीडियो कल बनाई थी जो मेरे आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो मैंने राजस्थान की भाषा और साहित्य से रिलेटेड पहली वीडियो बनाई है। आपको अच्छा लगेगा, आप उसको देखेंगे तो उससे रिलेटेड मैं दूसरी वीडियोज़ और बाद में बनाऊँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दें। दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान मध्यकालीन भारत के संबंध में एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि राजस्थान के मेवाड़ के इतिहास से संबंधित है। आप सुनते रहिए और चाहे तो आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी अच्छी जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, कोई भी वीडियो बनाऊँ मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, वो आते हैं मध्यकालीन भारत से और आधुनिक भारत से। दोस्तों, ये पूरे राजस्थान के इतिहास के दो मेजर पार्ट्स हैं। तो मैं मॉडर्न वाला भी शुरू करूंगा अभी एक दो दिन में। फ़िलहाल मैं मध्यकालीन भारत का एक जो महत्वपूर्ण राजवंश है मेवाड़, वहाँ से शुरू करता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मेवाड़ की जो प्राचीन नाम हैं उनकी बात कर लेता हूँ। इसके प्राचीन नाम मेदपाट, प्रागवाट और शिवी जनपद कहे जाते हैं। दोस्तों, मेदपाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्राचीन काल में एक मेर या मेव जाति का निवास स्थान रहा होगा, ठीक है, जो कि मेवाड़ के मेवल नामक स्थान पर रहता होगा। इसलिए इस क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। यानी मेवाड़ा से लेके, या सॉरी दोस्तों, ये जो मेदपाट है, मेदपाट का जो अपभ्रंश है वो धीरे धीरे मेदपाट से होते हुए मेवाड़ में बदल गया है ना। और ये वही मेर जाति है या मेद जाति है जिसने प्राचीन जो म्लेच्छ जातियाँ हैं जो उनको हराया था। ठीक है दोस्तों, प्रागवाट इसलिए कहा जाता है, संभवतः है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में बसा हुआ है मेवाड़ क्षेत्र, इसलिए इसको प्रागवाट कहा जाता होगा। ये क्या है दोस्तों, शिवी जनपद। उत्तर पश्चिम से बहुत सारे जब विदेशियों के आक्रमण हुए तो बहुत सारी जातियाँ, जनजातियाँ भारत के विभिन्न भागों में आकर बस गई थीं। उनमें से एक शिवी जाति जो है वो उदयपुर या उसके आसपास क्षेत्र मेवाड़ में आके बस गई, जिसकी राजधानी जो थी माध्यमिका थी, जो वर्तमान में जिसको नगरी कहते हैं, और जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और ये जो जाति है वो यूनानियों के आक्रमण से भयभीत होकर वहाँ से चली आई, जो कि मेवाड़ में आके शरण ली जिसने। इसलिए इस क्षेत्र को शिवी जनपद या शिवी क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर शिवी जनपद से रिलेटेड जो कुछ सिक्के भी मिले हैं जिन पर शिवी जनपद नाम खुदा हुआ है। ठीक है, मेवाड़ के शासकों को राम का वंशज मानते हैं, जो कि अर्थात रघुवंशी मानते हैं, और हिंदू असूरज कहते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की इन्होंने। और जो इनके मेवाड़ के राज चिन्ह में भी एक पंक्ति उल्लिखित है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करतार। अर्थात जो धर्म की रक्षा करते हैं, जो धर्म को बनाए रखते हैं, उनकी भगवान रक्षा करता है, कर्ता रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं मेवाड़ का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो भौगोलिक एंटिटी है, वो कहाँ कहाँ इस जो मेवाड़ के राजवंश क्षेत्र में आता है, वो भौगोलिक क्षेत्र, उसकी बात करते हैं। तो इसके भौगोलिक क्षेत्र में देखिए, उदयपुर संभाग में से चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़। दोबारा बोल देता हूँ, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़, इस क्षेत्र में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। और ये मेवाड़ जो है राजवंश है, उस इन क्षेत्रों में विकसित हुआ। अब दोस्तों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा भी आ जाए, इस क्षेत्र को वागड़ प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ की भाषा बागड़ी है और यहाँ गुजराती भाषा का प्रभाव है। हालांकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा मेवाड़ क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, फिर भी यहाँ गुइलों की शाखाएँ थीं। तो अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र को भी हम मेवाड़ क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। अब बात यहाँ तक हो गई। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि मेवाड़ पे किस शासन, मतलब कौन कौन से राजा हुए और उनकी क्या उपलब्धियाँ रहीं। इन सब राजाओं के की उपलब्धियों को हम दो हिस्सों में बांट के चलेंगे दोस्तों। पहला इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ और दूसरा इनकी राजनीतिक उपलब्धियाँ। या पहले इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की बात करेंगे, उसके बाद में इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करेंगे। हर राजा की उपलब्धियों को, उनके इतिहास को हम इन दो कैटेगरी में ही डिवाइड करके चलेंगे। तो गुहिल वंश की जो मेवाड़ में जो दो राजवंशों ने शासन किया था दोस्तों, गुहिल राजवंश और सिसोदिया वंश। गोहिल वंश और सिसोदिया वंश। और सिसोदिया वंश भी कोई अलग से वंश नहीं था दोस्तों, ये गोहिलों की ही एक शाखा
आगे चलकर सिसोदिया वंश के रूप में डेवलप हुई। मतलब एक कुनबा में से कई सारी ब्रांच निकल जाती हैं, आप तो यूँ मान के चलिए। तो ये दोनों शाखाएं वस्तुतः एक ही हैं, एक ही परिवार है, जो कि जिनका जो आदि पुरुष था, जो इनका जो मूल पुरुष था वो था राजा गुहिल, जिसको गुहादित्य भी कहते हैं, गुहादित्य और गुहिलोत भी कहते हैं, और इसी के नाम पर इसको गुहिल वंश या गुहिलोत वंश भी कहा जाता है, जो कि इस मेवाड़ के वंश का या गुहिल वंश का संस्थापक था। दोस्तों इसके संबंध में कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं हम। देखिए, राजस्थान के इतिहास के जो पितामह कहे जाते हैं वो जेम्स टॉड कहे जाते हैं, कर्नल जेम्स टॉड। और वो कहते हैं कि बल्वी गुजरात में एक स्थान है, वहाँ का एक राजा है, राजा हुआ वहाँ का शिलादित्य, और उनकी रानी थी पुष्पावती। उनकी जो संतान थी गुहिल, वो 8वीं पीढ़ी की संतान है दोस्तों, गुहिल। यानी बल्वी का जो शासक शिलादित्य है, राजा हुआ है, उसकी 8वीं पीढ़ी में गुहिल नाम का एक राजा हुआ, जिसने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। और जब गुजरात पर विदेश मतलब आक्रमण हुआ शत्रु का, तो वहाँ से जो रानी पुष्पावती है वो मेवाड़ में आकर बस गई, उनका पियर रहा होगा यहाँ पे। और जब उनको भी शत्रुओं ने मार दिया या उनसे छुपने के लिए, और उनका जो पुत्र था गुहिल, उसको विजयादित्य नामक ब्राह्मण ने एक गुहा यानी गुफा में सुरक्षित रूप से उसका लालन पालन किया। तो इसी वजह से गुहा में पालन पोषण होने के कारण इस वंश का जो राजा है गुहिल, उसको गुहिल नाम दिया गया, गुहादित्य नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों। एक दूसरा मत है, गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं, इतिहासकार, राजस्थान के इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि जो बड़नगर में एक जगह है आनंदपुर, ये गुहिल जो है वहाँ के निवासी थे। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मत नहीं है। अब अबुल फजल कहते हैं दोस्तों, गुहिल जो है ईरान का एक राजा नौशेर खान आदिल के वंशज हैं। ये गुहिल जो राजा है, ईरान का राजा नौशेर खां का वंशज है। लेकिन इसके उलट गौरी शंकर हीराचंद ओझा और मोहनोत नैणसी जो राजस्थान के इतिहासकार हैं, फेमस इतिहासकार हैं। मोहनोत नैणसी तो पुराने हैं, मध्यकालीन इतिहासकार हैं, और GH ओझा जो हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा आधुनिक राजस्थान इतिहासकार हैं। ये कहते हैं कि जो गुहिल है वो सूर्यवंशी हैं, हिंदू हैं। और एक और मत है दोस्तों कर्नल टॉड का, उन्होंने मोहनोत नैणसी के लेखन को आधार बनाया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कर्नल जेम्स टॉड ने जो इतिहास लिखा है वो यहीं के साहित्यकारों, कवियों, चारण कवियों, जो भी यहाँ ग्रंथ अवेलेबल था, उनके आधार पर यहाँ पर इतिहास लिखा है। तो मोहनोत नैणसी का आधार बनाकर, उनके लेखन को आधार बनाकर कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि जो गुहिल वंश की 24 शाखाएँ हमारे यहाँ मतलब जो देश में या विदेश में जहाँ भी है, गुहिल वंश की महत्वपूर्ण 24 शाखाएँ थीं। उनमें महत्वपूर्ण थी मेवाड़ के गुहिल, वागड़ के गुहिल। अब वागड़ के गुहिल आ गए ना, मैं आपको बता रहा था दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र जो है वागड़ प्रदेश कहा जाता था, यानी यहाँ भी गुहिलों का शासन रहा है। चाकसू के गुहिल, कल्याणपुर गुजरात की गुहिल, महाराष्ट्र के गुहिल, यानी शिवाजी जो हैं गुहिलों के ही वंशज कहे गए हैं। टॉड, कर्नल जेम्स टॉड साहब कहते हैं, और नैणसी भी कहता है। और नेपाल में जो राजवंश था दोस्तों, जिसका 2006 में अंत हो गया और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो गई, तो वहाँ भी जो राजवंश है वो गुहिलों की एक शाखा थी, ऐसा वो कहते हैं। अब दोस्तों गुहिल जो संस्थापक है मेवाड़ के राजवंश का, इनकी तिथि क्या है, इनके राज तिलक की तिथि क्या है, तो एग्जैक्ट कहीं से मिलती नहीं है, इसका एक अनुमान लगाया गया है। एक्चुअली क्या है दोस्तों, एक गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो इतिहासकार रहे हैं राजस्थान के, इन्होंने एक अभिलेख का सहारा लिया है इस डेट को डिक्लेयर करने में, इस डेट को स्थापित करने में, इनके शासनकाल को स्थापित करने में। एक उदयपुर से 646 ईस्वी का सामूहिक अभिलेख मिला है। एक मिनट दोस्तों मैं बता रहा था, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, शॉर्ट में GH ओझा कहेंगे दोस्तों। तो इन्होंने एक उदयपुर में 646 ईस्वी का एक सामूहिक अभिलेख का उद्धरण दिया है, जिसमें एक शिलादित्य नाम के राजा का उल्लेख है, जो कि गुजरात का था, और गुहिल उसका 5वां वंशज था। गुहिल का, सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिएगा, गुहिल शिलादित्य का 5वां वंशज था। ठीक है। अब ये बात करें, 5वां वंशज था, यानी उससे पहले 4 शासक रहे। पहला गुहिल हो गया, दूसरा भोज, तीसरा महेंद्र, चौथा नाग, 5वां शिलादित्य। फिर से बताता हूँ, गुहिल, भोज, महेंद्र, नाग और शिलादित्य। अब दोस्तों शिलादित्य और उससे पहले की पीढ़ियों की बात करें तो लगभग 20 साल का भी शासन एवरेज मान लें, तो पहले के जो इन शासकों ने
20-20 के हिसाब से लगभग 80 वर्ष शासन कर लिया होगा। तो 646 ईस्वी का जो अभिलेख है उसमें से अगर हम 80 माइनस करेंगे तो 566 ईस्वी आता है दोस्तों, जिसको कि बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि गोहिल का जो राज तिलक हुआ वो 566 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, इस अभिलेख की दो और ख़ास बातें हैं। इससे खनन उद्योग की जानकारी मिलती है इस अभिलेख से, जैसे कि बाद में आप पढ़ेंगे कि राणा लाखा के समय में वहाँ पे चांदी की खान निकल आई, इस तरह की जानकारी ये देता है ना। अब दोस्तों एक दो फैक्ट्स और हैं इसके संबंध में। आगरा में 1869 में 1869 में आगरा में गोहिल नाम लिखा हुआ है उन सिक्कों पे। 2000 सिक्के मिले हैं चांदी के, उन पे गोहिल नाम लिखा हुआ है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि गोहिल का जो शासन था, जो साम्राज्य विस्तार था, वो आगरा तक था दोस्तों। हालांकि ये किंवदंतियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये जो ऐतिहासिक या पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उनके आधार पर ये हम मान सकते हैं। लेकिन अभी और शोध की आवश्यकता है ताकि इसके तालमेल को सही तरह से बिठाया जा सके। अब दोस्तों ये गोहिल की बात हुई, अब हम बात करते हैं बप्पा रावल की। बप्पा रावल की बात करेंगे दोस्तों। इनका जो वास्तविक नाम था वो कालभोज था, और नागदा के एक संत थे ऋषि हारित, उनके ये शिष्य थे, और उनके आशीर्वाद से, और एक देवी का नाम है राठासन देवी, उनके आशीर्वाद से इन्होंने चित्तौड़ के शासक मौर्य शासक मान मोरी को हराया 734 ईस्वी में, और वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया और अपनी राजधानी नागदा को बनाया। नागदा इसलिए दोस्तों क्योंकि नागदा के जो संत थे ऋषि आर्य उनकी सेवा में ये रहते थे, ये इनका प्रिय स्थान था। और नागदा में इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया। क्यों? क्योंकि जो इनके जो गुरु थे ऋषि हारित, वो एकलिंग जी के अनुयायी थे। एकलिंग जो मंदिर है, एकलिंग जो संप्रदाय है, वो शैव संप्रदाय की जो प्राचीनतम जो संप्रदाय है पाशुपत, ये उस विचारधारा के थे, जिनका जो पाशुपत जो संप्रदाय है वो उसके संस्थापक लकुली या लकुलेश को माना जाता है, जो कि दंड धारण करते थे, और ये शैव संप्रदाय का प्राचीनतम मत था। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दूँ कि शैव संप्रदाय के महत्वपूर्ण 4 संप्रदाय माने जाते हैं: पाशुपत, कापालिक, लिंगायत और वीर शैव। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, पाशुपत, कापालिक, लिंगायत और वीर शैव। तो ये जो उदयपुर की जो मेवाड़ के जो राणा महाराणा थे, ये पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे या एकलिंग जी के अनुयायी थे, ठीक है। और दूसरा जो संप्रदाय है वीर शैव, इसका शैव संप्रदाय का, वो कापालिक, जो कि भैरव के उपासक माने जाते हैं। सुराज सुंदरी, जटाजूट, मांस भक्षण और नरमुंड धारण करते हैं, इसमें विश्वास करते हैं। और इसका जो इस संप्रदाय कापालिक संप्रदाय का जो उल्लेख है वो एक भवभूति का मालती माधव नाटक है दोस्तों, उसमें इसका विवरण मिलता है। और इस नाटक में ये भी पता चलता है कि श्रीशैल जो है इस संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र था। तीसरा जो संप्रदाय शैव संप्रदाय वो लिंगायत संप्रदाय है। इसके संस्थापक बसव माने जाते हैं, बसव, जो कि दक्षिण भारत में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। और चौथा संप्रदाय जो है शैव संप्रदाय का जो शाखा है या इसका मत है वो कश्मीर में ज़्यादा फेमस हुआ। इसको वीर शैव संप्रदाय कहते हैं। मैंने आपको चारों संप्रदाय के नाम बता दिए, 5वां कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरह की याद करने की, 4 महत्वपूर्ण है। क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आते हैं, और केवल राजस्थान से रिलेटेड नहीं, कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें इन 4 मतों से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बप्पा रावल एकलिंग जी के भक्त थे, और इन्होंने नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। आप बहुत कई बार पढ़ेंगे एकलिंग जी, तो वो एकलिंग जी महादेव जी जो मंदिर है वो इन्होंने ही बनवाया था नागदा में। नागदा में कहाँ बनवाया? वो नागदा के पास कैलाशपुरी एक स्थान है, वहाँ पर उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। इस वंश के ये प्रतापी राजा थे, और वास्तव में बप्पा रावल को ही मेवाड़ में गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक तो हो गए गोहिल, राजा गोहिल, लेकिन वो इनके आदि पुरुष थे, वो एक काल्पनिक या एक माइथोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो वास्तव में जानकारी मिलती है गोहिल शासकों के बारे में वो बप्पा रावल से मिलती है, और इन्होंने काफ़ी युद्ध भी किए, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर गजनी तक, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अभी मैंने इनके बारे में बताया कि बप्पा रावल ही मेवाड़ में गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। अब मैं बता दूं दोस्तों इनकी राजनीतिक उपलब्धियां। इन्होंने पहला मैंने बताई दी आपको कि जो इन्होंने मानमोरी से चित्तौड़ जीता, और इन्होंने गजनी के शासक को हराया इन्होंने दोस्तों, गजनी के शासक को। और
इन्होंने गजनी को जब अभियान किया तो अभियान के दौरान रावलपिंडी में इन्होंने अपना पड़ाव डाला, और इस रावलपिंडी का जो नाम है वो इन्हीं के नाम पे, बप्पा रावल के नाम पर पड़ा है दोस्तों। ठीक है, ऐसा कहते हैं दोस्तों कि बप्पा रावल गजनी तक पहुंचे और मुस्लिम सेना को हराकर वहाँ का जो शासक था गजनी का, सलीम, उसको हराकर अपना राज्य स्थापित किया था। इसीलिए इनको जो एक राजस्थानी इतिहासकार है सीवी वैद्य, यानी उनका पूरा नाम है चिंतामणि विनायक वैद्य, सीवी वैद्य, वो इनकी तुलना फ्रांस के सेनापति चार्ल्स मार्टिन से करते हैं दोस्तों। इनकी कुछ उपाधियाँ भी हैं, उनमें एक प्रसिद्ध उपाधि चकवई यानी चक्रवर्ती से रिलेटेड है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते। चतुर्दिक इनको विजयों के कारण इनको चकवई भी कहा जाता है दोस्तों। मैं यही बता दूं कि ये जो मेवाड़ के जो राजा थे, स्वयं को राजा ना कह के भगवान एकलिंग जी का, एकलिंग जी महादेव का दीवान बताते थे स्वयं को, और ये उनको अपने आप को दीवान या प्रधानमंत्री कहते थे। जैसे जयपुर के जो कछुआ शासक थे वो गोविंद देव जी के दीवान बताते थे, और अपने आप को बीकानेर के जो राठौड़ शासक थे, राठौड़ राजा थे, वो लक्ष्मी नारायण जी को अपना राजा मानते थे और स्वयं उनके दीवान घोषित करते थे दोस्तों। यह एक तरह का मेवाड़ का राजत्व का सिद्धांत है दोस्तों। जिस प्रकार से मध्यकालीन सल्तनत के कई राजाओं ने राजत्व का सिद्धांत दिया, उनमें बलबन प्रमुख है। बलबन ने स्वयं को नियावते खुदाई कहा दोस्तों सुल्तान को, यानी कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, और राजत्व एक दैवी संस्था है, यानी राजत्व जो है ईश्वर की छाया है। ये इसी तरह से ये राजत्व का सिद्धांत मेवाड़ के शासकों ने दिया, जो स्वयं को एकलिंग जी महादेव का दीवान मानते थे, प्रधानमंत्री मानते थे दोस्तों। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के प्रारंभ किए, जो कि 115 ग्रेन के थे। तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बप्पा रावल के संबंध में बता दी हैं। आप बार बार सुनते रहेंगे, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, सुनकर भी आप बार बार इसको कहानी की तरह याद कर सकते हैं। तो इनका संस्थापक क्या है, 734 ईस्वी, और राजा गुहिल का था 566 ईस्वी। तो दोनों का याद हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ अल्लट, जो कि इस वंश के तीसरे महत्वपूर्ण शासक रहे थे दोस्तों। इस वंश के जो तीसरे महत्वपूर्ण शासक रहे हैं उनका नाम है अल्लट, और इनका एक उपनाम है आलू रावल, ये आप याद कर लीजिए। इन्होंने दोस्तों आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, पहली राजधानी कौन सी थी मेवाड़ की, नागदा, और दूसरी राजधानी अल्लट ने आहड़ को बनाया था। और आहड़ में इन्होंने बराह मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि विष्णु जी के अवतार थे। और ये जो चीज़ है वो उनकी धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है दोस्तों, क्योंकि ये शैव संप्रदाय से रिलेटेड थे और इन्होंने वैष्णव संप्रदाय से संबंधित मंदिर बनवाया। और ये जो मंदिर बनवाया, ये एक सारणेश्वर प्रशस्ति है 953 ईस्वी की, जो कि आहड़ से मिली है, उदयपुर से मिली है, बराह मंदिर से मिली है। ठीक है ना, वो एक शिव मंदिर है दोस्तों। ये जो वास्तव में प्रशस्ति थी वो बराह मंदिर में थी, लेकिन बाद में शिव मंदिर में ये स्थापित कर दी गई, और इस प्रशस्ति का नाम है सारणेश्वर प्रशस्ति, जहाँ से ये अभिलेख मिला है। और इसमें कहा गया है कि अल्लट ने विष्णु के अवतार बराह मंदिर का निर्माण करवाया, जो इनके धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। इसी अभिलेख में इनके जो माता का नाम महालक्ष्मी मिलता है, इनके पुत्र नरवाहन का नाम मिलता है, और मंत्रियों के नाम मिलते हैं। ठीक है, यानी कि इससे क्या पता चला, मंत्रियों के नाम मिलने से ये पता चलता है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत इन अल्लट महोदय ने की थी दोस्तों। ये जो राजा अल्लट है, इन्होंने सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना मेवाड़ में की थी। ये पता चलता है सारणेश्वर प्रशस्ति थे। एक दूसरी प्रशस्ति है दोस्तों 977 ईस्वी की आठपुर अभिलेख, जो कि गुहिल शासक शक्ति कुमार का लेख है, और इसमें राजा गुहिल से लेकर राजा शक्ति कुमार तक का वर्णन है। और इसमें ये उल्लेख मिलता है कि अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो कि दोस्तों इंटरनेशनल विवाह है। ठीक है ना, और आपको बता दूं कि भारतीय इतिहास में पहली इंटरनेशनल शादी का जो जिक्र मिलता है वो मिलता है दोस्तों, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस की पुत्री एपियानस से विवाह किया था। ठीक है दोस्तों, और दहेज में बहुत सारा कंधार तक का क्षेत्र मिला था, वो हम जब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे। और यहाँ राजस्थान में अल्लट ने
हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। और हरिया देवी के संबंध में एक तथ्य है कि उन्होंने हर्षपुर नामक एक गांव बसाया था, जो कि आठपुर अभिलेख में उल्लिखित है। दोस्तों अब एक महत्वपूर्ण शासक की बात करते हैं, जैत्र सिंह। इनका शासनकाल रहा है 1213 से 1253, 1213-53, 1213-53, 1213-53। और इनकी जो राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो मैं बता दूं दोस्तों, उस समय जो दिल्ली पर इल्तुतमिश का शासन था, ठीक है दोस्तों, ये लगभग वही काल था। 1210 से लेके 1236 तक उन्होंने शासन किया इल्तुतमिश ने। और इनका काल है 1213 से 1253। ये दोनों समकालीन शासक थे, यानी इल्तुतमिश जो दिल्ली के सुल्तान थे, तुर्क सुल्तान, और यहाँ पर मेवाड़ के शासक थे जैत्र सिंह, ये समकालीन थे। और जब इल्तुतमिश ने ये मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो भूताला का एक युद्ध हुआ। आप याद रखिए दोस्तों, भूताला का युद्ध हुआ 1227 ईस्वी में। ये भूताला जो है उदयपुर में नागदा के पास है दोस्तों, जो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ, और जिसमें जैत्र सिंह की विजय हुई, इल्तुतमिश की हार हुई, या इल्तुतमिश को मेवाड़ से भागना पड़ा। जब इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया तो जैत्र सिंह विजयी हुआ, परंतु नागदा को उसने पूरी तरह से उजाड़ दिया। तब जैत्र सिंह ने चित्तौड़, मतलब मेवाड़ की तीसरी राजधानी यानी चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। और ये पहली बार चित्तौड़ राजधानी बनी थी जैत्र सिंह के टाइम में। जैत्र सिंह और चित्तौड़ ऐसे करके कुछ तुकबंदी से आप इसको याद कर सकते हो। जैत्र सिंह, तैयाराय जैत्र सिंह और चित्तौड़ ऐसे करके दोस्तों, ठीक है। यानी पहली राजधानी मेवाड़ की कौन सी थी? नागदा, जो कि किन्होंने बनाई थी? पहले शासक गोहिल ने। दूसरी थी आहड़, जो कि बनाई थी, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पहली राजधानी थी नागदा, जो कि बप्पा रावल ने बनाई थी। दूसरी जो राजधानी थी वो बनाई थी अल्लट ने आहड़ में, और तीसरी जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों ये जो युद्ध हुआ भूताला का युद्ध, ये एक जयसिंह सूरी की एक हम्मीर मद मर्दन पुस्तक है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। जयसिंह सूरी का हम्मीर मद मर्दन, जयसिंह सूरी का हम्मीर मद मर्दन, इस पुस्तक में भूताला युद्ध का वर्णन मिलता है। और हम्मीर क्या है? यहाँ जो हम्मीर है वास्तव में वो राजा रणथंभौर वाला हम्मीर नहीं है दोस्तों, ये अमीर का एक अपभ्रंश है। अमीर जो है इल्तुतमिश के लिए प्रयुक्त हुआ है। अमीर मद मर्दन, यानी अमीर जो इल्तुतमिश के जो मद का जो मर्दन कर दिया दोस्तों जैत्र सिंह ने इस युद्ध में, यानी इल्तुतमिश का घमंड तोड़ दिया कि वो हिंदुस्तान को जीत सकता है। इस ये पुस्तक हमीर मद मर्दन, जो कि जयसिंह सूरी किताब है, इस युद्ध में भूताला युद्ध का वर्णन मिलता है। आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। इसके अलावा दोस्तों एक चीरवा अभिलेख है, उसमें भी भूताला युद्ध का वर्णन मिलता है। कहीं कोई पूछ ले तो इतना याद रखना है, चीरवा अभिलेख। और मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है दोस्तों, क्योंकि जब तुर्क मुस्लिम का आक्रमण हुआ तो पहली बार किसी मेवाड़ के शासक ने उस शासक को हराया था, ठीक है दोस्तों। जैत्र सिंह के बाद में एक समर सिंह शासक हुए दोस्तों 1253 से 1301 तक। उनके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत जानकारी नहीं है अपन को। इसके बाद में फिर महत्वपूर्ण शासक होते हैं रतन सिंह, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जो पद्मावत का आपने पिक्चर भी देखी होगी, बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। काफ़ी सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियाँ इनकी मिलती हैं। राजनीतिक से ज़्यादा सांस्कृतिक उपलब्धियाँ वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। जो मतलब गोहिल शासक थे रतन सिंह, वो उनका कार्यकाल है 1302 से 1303, एक ही साल उनका राज रहा था। और इस दौरान जो दिल्ली पर शासन था अलाउद्दीन खिलजी का था दोस्तों। उसने 1303 पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इसके कई कारण हम जाने तो महत्वपूर्ण जो कारण था वो था साम्राज्य विस्तार, यानी कि अलाउद्दीन का जो दृष्टिकोण था वो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था। और चित्तौड़ का इस समय सामरिक और आर्थिक महत्व था दोस्तों, क्योंकि चित्तौड़ उत्तर से दक्षिण जाने वाले मेवाड़ और गुजरात और मालवा जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित था ये। और यहाँ से अलाउद्दीन को कर भी लेना था, इसलिए मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस समय क्या चित्तौड़ पे राजा शक्तिशाली हो रहे थे और मेवाड़ का प्रभाव बढ़ रहा था। उस प्रभाव को रोकने के लिए भी अलाउद्दीन ने यहाँ आक्रमण किया। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी शासक भी था दोस्तों, और वो पूरे भारत पर अपनी विजय पताका फहराना चाहता था। और एक प्रसंग में आता है जो कि एक कारण माना जाता है इसका, कि वह जो राणा रतन सिंह की जो पत्नी है पद्मावती, जो कि बहुत सुंदर थी, खूबसूरत थी, उनको प्राप्त करना चाहता था। तो ये सब कारण
इसके पीछे बताए जाते हैं, जो कि जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब मैं पद्मिनी के बारे में कुछ जानकारी दे दूं, ये कौन थी दोस्तों। पद्मिनी सिंहल द्वीप का मतलब श्रीलंका को सिंहल कहते थे प्राचीन काल में। सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी और गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री थी। एक तोता हरिमन तोता एक होता है दोस्तों, एक प्रजाति कह लो, कुछ भी कह लो। उस हरिमन तोता ने उन राणा रतन सिंह को ये आके बताया कि इस तरह से एक राजकुमारी है, बहुत सुंदर है, आप उनसे शादी कर लो या जो भी है। तो ये जो राणा रतन सिंह है, कहते हैं कि सिंहल द्वीप गए, वहाँ 7 सालों तक उनको प्राप्त करने के लिए तरह तरह के वेश बना के उनके राज्य में भटकते रहे, ऐसे करके, और फिर वहाँ से वो शादी करके लाए। इस तरह की ये कहानी उस पद्मावत नाटक में बताई गई है दोस्तों। अब क्या हुआ, एक समय किसी टाइम पर एक उनका दरबारी था, एक व्यक्ति था, इसका नाम राघव चेतन पंडित था। राणा रतन सिंह ने उनको किसी तरह से नाराज़ कर दिया, वो नाराज़ हो गए, तो वो अलाउद्दीन की सेवा में चला गया। राघव चेतन पंडित उसने जब पद्मावती की खूबसूरती का वर्णन अलाउद्दीन को किया, तो उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए मतलब उसको प्रोत्साहित हुए, वो मतलब आगे मतलब आया यहाँ आक्रमण करने। और इस युद्ध में जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो उस समय जो इसका भाई था, पद्मिनी का भाई था गोरा, और भतीजा था बादल, इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ये वीरगति को प्राप्त हुए। चित्तौड़ पर इस समय 8 महीने घेरा डाला अलाउद्दीन खिलजी ने, और यहाँ मेवाड़ का प्रथम साका हुआ। साका यानी जौहर और केसरिया दोनों। जौहर मतलब जौहर किया पद्मिनी और उसकी 1600 रानियों ने, और केसरिया किया राजा रतन सिंह ने, मतलब राणा रतन सिंह कहेंगे राजा की जगह, राणा रतन सिंह और उनके सेनापति बादल ने। हालांकि राणा जो उपाधियाँ हैं वो हम्मीर के बाद में सिसोदिया वंश के जो शासक उसके बाद में लगाई जाती थी, फिर भी इनको राणा रतन सिंह कह सकते हैं। तो ये मेवाड़ का प्रथम साका है। इसकी जो डेट है वो 25 अगस्त 1303 ईस्वी निर्धारित की गई है दोस्तों इतिहासकारों ने। तो साका किसको कहते हैं दोस्तों? साका जब जौहर और केसरिया दोनों होते हैं, जौहर स्त्रियां करती हैं और केसरिया पुरुष करते हैं, तो ये जब ये दोनों ही चीज़ें एक साथ हो जाती है तो उसको साका कहते हैं। मेवाड़ में प्रसिद्ध 3 साके हुए थे दोस्तों। तो पहला जो साका है उसकी डेट है 25 अगस्त 1303। फिर इसके बाद में जब ये युद्ध जब जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो मेवाड़ में चित्तौड़ में लगभग 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया दोस्तों। इसके बाद में चित्तौड़ को अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया, ये आप सब जानते ही हैं, और चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजर खां रखा दोस्तों, खिजर खां रखा। और यहाँ पर एक खिजर खान के नाम पे खिजराबाद रखा। यहाँ पे एक दाईवी पीर की दरगाह है दोस्तों। गंभीर नदी पर एक पुल बनवाया खिजर खान की उपलब्धि बता रहा हूँ। खिजर खान ने खिजराबाद में दाईवी पीर की दरगाह बनवाई, गंभीर नदी पर पुल बनवाया, एक मकबरा बनवाया जिसमें फारसी भाषा में अभिलेख लिखवाया था, जिसमें वह अलाउद्दीन को सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताता है दोस्तों। ठीक है। कुछ सालों बाद में खिजर खां तो दिल्ली चला गया, उसका मन नहीं लगा यहाँ पे, और चित्तौड़ का राज्य मालदेव सोनगरा, जिसको मूछाला मालदेव भी कहा जाता है, उसको सौंप गया दोस्तों। ये मालदेव सोनगरा कौन है? ये जालौर का चौहान शासक जो कानड़देव सोनगरा है उसका भाई था, और 1311 में जालौर अभियान में अलाउद्दीन से लड़ते हुए कानड़देव व उसका पुत्र बीरमदेव द्वारा साका किया गया, और मालदेव सोनगरा को पकड़ कर जो है दिल्ली ले जाया गया, जिसे बाद में चित्तौड़ दे दिया गया। समझ में आ गई बात दोस्तों? फिर से बता दूं मैं, ये जब खिजर खां परेशान हो गया, वहाँ उसका मन नहीं लगा, तो वो दिल्ली चला गया, और चित्तौड़ के मेवाड़ के शासन को मालदेव सोनगरा को दे गया, जिसको मूछाला मालदेव कहते हैं, यानी बड़ी बड़ी मूछें रही होंगी इसलिए मूछाला मालदेव कहते हैं। और ये जो मूछाला मालदेव हैं, जो कानड़देव जो सोनगरा हैं, जालौर का चौहान शासक, उनका जो भाई था, जब अलाउद्दीन ने 1311 में जालौर का अभियान किया तो वहाँ उसकी विजय हुई, और पकड़ के मालदेव सोनगरा को दिल्ली ले गया। जब मालदेव सोनगरा जब दिल्ली में थोड़ा अलाउद्दीन की सेवा की हुई, तो उसको सेवा के बदले में ये चित्तौड़ का दुर्ग दे दिया दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के इस अभियान का जो वर्णन है ना, वो अमीर खुसरो की एक किताब है दोस्तों, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का वर्णन किया गया है। उस किताब का नाम है खजाइन उल फुतूह यानी तारीख़ अलाई। दोनों में से कोई भी नाम आए एक ही बात है। उसमें बिल्कुल चश्मदीद गवाही के रूप में इसका वर्णन करता है अलाउद्दीन खिलजी के अभियान की, यानी कि अमीर खुसरो
अभी ये क्वेश्चन आ जाए कि इस युद्ध के दौरान कौन सा फारसी इतिहासकार का आंखों देखा वर्णन करता है इस युद्ध का, तो अमीर खुसरो करता है दोस्तों। किस किताब में करता है? खजाइनुल फुतूह में या तारीख़ अलाई में। और पद्मिनी की जो कहानी है पूरी के, राणा राणा रतन सिंह वहाँ गए, श्रीलंका सिंहलदीप गए, वहाँ से राजकुमारी को लेके आए, तो वो पद्मावत एक ग्रंथ है जो कि अवधी भाषा में लिखा गया 1540 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, जो शेर शाह सूरी का आश्रित विद्वान था। हालांकि इस कहानी को सूर्यमल मिश्र जो बूंदी के कोर्टियर पोइट थे, उन्होंने इसकी ऐतिहासिकता को खारिज कर दिया। और वैसे मैं बताऊं, ये काल कपोल घटना भी हो सकती है, कहानी भी हो सकती है, लेकिन एक राजस्थानी स्रोत है, उसमें राजस्थानी स्रोतों में जो पद्मिनी है ना, वो पूंगल जो है जैसलमेर राज्य का हिस्सा था और बीकानेर से लगा हुआ था, तो बीकानेर के क्षेत्र को पूंगल कहा जाता था प्राचीन काल में। वहाँ की एक राजकुमारी थी पूंगल की, तो वो वहाँ से इसकी ऐतिहासिकता को जोड़ सकते हैं, राजस्थान के इतिहासकारों ने जोड़ने की कोशिश की है। तो मैंने दोस्तों आपको ये कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बताया। राजा गुहिल जो कि संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक जो कि बप्पा रावल थे, उसके बाद में अल्लट, फिर उसके बाद में जैत्र सिंह और रतन सिंह। ये यहाँ पे आके मेवाड़ की प्रथम शाखा का अंत हो जाता है जो कि गुहिल शाखा थी। इसके बाद में हमीर शाखा या सिसोदिया वंश की शुरुआत होती है, जिसके बारे में हम दूसरी वीडियोज़ में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो ये छोटे छोटे नोट्स ये आप बना सकते हो, नहीं तो बार बार आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, सुनने में मज़ा आएगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि भाई आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही हो तो फिर आगे इनको कंटिन्यू किया जाए, नहीं तो फिर दोस्तों कोई बात नहीं, मेरा मन होगा तो मैं इस पर आगे वीडियोज़ बना लूँगा। तो मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।